हेलो यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। और आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास की सीरीज स्टार्ट कर दी है मैंने आज से, और 17 सेट्स में डालूंगी। इसके 17 चैप्टर हैं और चैप्टर वाइज डालने वाली हूँ। तो देखिए, पहला सेट जो है वो देखते हैं आज। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पाषाण युग। पाषाण युग में। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है? पाषाण युग में रखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? शिकार और संग्रहण। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? शिकार और संग्रहण। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो आपको अगर पहले से पता हो तो आप भी टेस्ट के तौर पर इसे दे सकते हो, क्योंकि मैंने आंसर दिखाई नहीं है पहले से, मैं बाद में बता रही हूँ, तो आप देख सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर नियोजन। नगर नियोजन की इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसके अंदर भी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर नियोजन। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बता सकते हो आप, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए होगा इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? हाँ सॉरी, गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? स्वर्ण युग। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया? महात्मा गांधी ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया? वो थे गांधी जी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 7, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? 1950 में। ऑप्शन बी हो जाएगा 1950 में। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? 1950 में। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ये तो सभी को पता होगा, मैंने वीडियो भी डाल रखी है। प्रथम, विश्व के प्रथम और भारत के प्रथम, इनके बारे में डाल रखी है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, देख लेना वहाँ जाकर जो न्यू है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मैंने सारे भारत के राष्ट्रीय पक्षी, जो राज्य हैं उनके राष्ट्रीय पक्षी और जो देश हैं उनके राष्ट्रीयों के बारे में मैंने आपको बता रखा है, आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। कौन है? मोर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? मैंने सभी के बारे में डाल दिया है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, बी ऑप्शन। देखिए, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? शिकार और संग्रहण चरण। ये ऊपर भी आया था क्वेश्चन। ऑप्शन ए हो जाएगा, शिकार और संग्रहण चरण। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए, शिकार और संग्रहण हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? प्रागैतिहासिक काल के उपकरण किससे बनाए जाते थे? ये पता होगा आपको। लकड़ी से, हड्डी से, पत्थर से। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? उपरोक्त सभी से हो जाएंगे। लकड़ी से, हड्डी से और पत्थर से, 3 हैं ये, ठीक है। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? तो पुरापाषाण युग में किया। पुरापाषाण युग में किया।
मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? पुरापाषाण युग में। ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव ने कृषि का कार्य किस युग में प्रारंभ किया? मानव ने कृषि का जो कार्य था वो किस युग में प्रारंभ किया? वो नवपाषाण युग में प्रारंभ किया। देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया, ये भी पता होगा, तो वो है हमारी तांबा। ऑप्शन ए हो जाएगा तांबा। ऑप्शन ए तांबा। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो वो है हमारी जौ। किसका किया? जौ का किया। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ? नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ? ऑप्शन बी बेलन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसके अंदर, बेलन से प्राप्त हुआ। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? वो है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से मिला है। प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? ताम्रपाषाण काल की सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? बताइए कब हुई थी हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम? 1921 ईस्वी में हुई। 1921 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? ये तो सभी को पता ही होगा। ऑप्शन ए होगा इसमें भी, मोहनजोदड़ो को। निम्नलिखित में से किसको मृतकों का टीला कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी कि किसने खोजा था इसे मोहनजोदड़ो के टीले को? तो देखिए राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? देखिए कौन सा युग सम्मिलित नहीं है, तो बताएं। इसके अंदर है सिंधु और पंजाब। सिंधु और पंजाब। सिंधु घाटी सभ्यता में माँ देवी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? माँ देवी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में माँ देवी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो हुआ है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। निम्न में से किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी के लोग नहीं करते थे? किस धातु का? तो वो है हमारा लोहा है। लोहा का प्रयोग नहीं किया उन्होंने। तांबा, कांस्य, सोना इनका प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से किस धातु किस धातु का सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रयोग नहीं करते थे? वो है ऑप्शन डी हो जाएगा लोहा। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से काशी या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? काशी या नर्तकी की मूर्ति किससे प्राप्त हुई है? वो हुई है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सिंधु प्रदेश में बसे। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऋग्वेद काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? वो थे इंद्र। इंद्र थे। ऑप्शन ए। ऋग्वेद काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र था। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? देखिए ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? वो थी हमारी सरस्वती नदी। ऑप्शन डी हो जाएगा सरस्वती नदी। ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? उपरोक्त सभी की। प्राकृतिक शक्तियों की, पशुओं की, पूर्वजों की। प्राकृतिक शक्तियों की, पशुओं की, पूर्वजों की। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऋग्वेद आर्य किसकी पूजा किया करते थे? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो वो है शूद्र का। शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद में। ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? तो वो हमारी
संस्कृत भाषा थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद हमारा है ऋग्वेद। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछे जाते हैं। यजुर्वेद की गद्य और पद्य दोनों में रचना की गई है। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? ऋग्वेद जो है यजुर्वेद की, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऋग्वेद काल में विनियामक के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए गाय। ऋग्वेद काल में विनियामक के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए गाय। ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? वो थी विदथ, ऑप्शन सी हो जाएगा विदथ। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, यानी कि अथर्ववेद आयुर्वेद, अथर्ववेद आयुर्वेद ये है। मैं बता दूं आपको कि मतलब ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद में क्या किया जाता था, यजुर्वेद में क्या किया जाता था, उनके बारे में है। तो यजुर्वेद में देखिए यज्ञ किया जाता था, ऋग्वेद में देवताओं की पूजा होती थी, सामवेद में संगीत था, लेकिन अथर्ववेद में आयुर्वेद नहीं था। अथर्ववेद में आयुर्वेद नहीं था, ये रोंग है, सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल लोगों ने किस धातु की खोज की? उत्तर वैदिक काल के लोगों ने किस धातु की खोज की? लोहा की खोज की। तो लोहा सबसे आखिर में आया था, उससे पहले तांबा, सोना, कांसा ये सब खोज लिया गया था। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि उत्तर वैदिक काल में इसकी खोज हुई और सबसे पहले किसने खोजा? लोहा जो है वैदिक काल के लोगों ने किस धातु को खोजा? उत्तर वैदिक काल के लोहा को खोजा उन्होंने। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते से लिया गया है। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते, तो ये बताएं आप। ये है मुंडकोपनिषद, यानी उपनिषद हैं, उनका नाम मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसके अंदर। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। महावीर को माना जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो भी हमारे महावीर थे। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर, यानी लास्ट जो हैं 24 ही हुए हैं और अंतिम भी हैं, और 24वें तीर्थंकर जो हैं हमारे महावीर हैं, और इनको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है जैन धर्म का। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा है? ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी थी? 24, अभी बताइए मैंने आपको, 24 थी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ। कुंडग्राम वैशाली में हुआ। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ। शायद विवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जैन धर्म के। शायद विवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जैन धर्म के। प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? वो हुआ था लुम्बिनी, ऑप्शन बी में, लुम्बिनी, ऑप्शन बी। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को, यानी कि जब उन्होंने अपना घर त्याग कर वो आए थे तो उस घटना को किस नाम से जाना जाता है? महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष हुई? 528 ईसा पूर्व, 528 ईसा पूर्व में हुई। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष में हुई? 528 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वो हुई थी बोध गया में। ऑप्शन ए हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। ऑप्शन ए हो जाएगा सारनाथ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा बुद्ध धर्म संघ। तो ये याद रखना, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध धर्म संघ। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। 57 क्वेश्चन देखिए। महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 6 शत्रुओं के नाशक किस शासक को कहा जाता है? 6 शत्रुओं के नाशक किस शासक को कहा जाता है? अजात शत्रु को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा अजात शत्रु। अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? धनानंद था। अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? धनानंद था। अलेक्जेंडर किस राज्य का शासक था? अलेक्जेंडर किस राज्य का शासक था? वो था मैसेडोनिया का था। आगे देखिए। 326 ईसा पूर्व में के युद्ध का नाम बताइए जिसमें अलेक्जेंडर और पोरस के बीच लड़ाई हुई। उस युद्ध का नाम बताइए। झेलम का युद्ध। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं बताती हूँ किस प्रकार से पूछा जा सकता है। एक तो जैसे पूछा वैसे पूछा जा सकता है कि 326 ईसा पूर्व के युद्ध का नाम बताइए जिसमें अलेक्जेंडर और पोरस के बीच युद्ध हुआ। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि झेलम का युद्ध किस सन में हुआ था? वो तो 326 ईसा पूर्व में हुआ। झेलम का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? अलेक्जेंडर और पोरस के मध्य हुआ। अलेक्जेंडर और पोरस के मध्य हुआ। 3-4 तरीकों से पूछा जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉट्स के रूप में किसने पहचाना? तो सभी ने। सेंड्रोकॉट्स के रूप में किसने पहचाना? इन सभी ने। प्लूटार्क, एपियन, जस्टिन, इन उपरोक्त सभी ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। ऑप्शन ए हो जाएगा चाणक्य। ये तो पता ही होगा सभी को, चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? तो धनानंद को। ऑप्शन डी हो जाएगा धनानंद को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ऐसे देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन रहा? तो वो धनानंद था। और मौर्य समाज की स्थापना धनानंद को मारकर ही की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज दरबार में रहता था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थशास्त्र है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए कथन सत्य देखते हैं कौन सा है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये तीनों पॉइंट आप याद कर लेना क्योंकि ये तीनों ही सही हैं। यूनानियों ने किसे अमित रॉर स्टेट कहा? तो धनानंद को यूनानियों ने अमित
रॉर स्टेट कहा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो 260 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी हो जाएगा 260 ईसा पूर्व। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसिपल ने पढ़ा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसके अंदर। ये देखिए कोई क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर आप ये याद कर लोगे तो आपका फर्स्ट चैप्टर इसमें तैयार हो जाएगा। अशोक के शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है या नहीं? यानी कि अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें उसकी विजय का वर्णन है या नहीं, कलिंग पर जो विजय हुई थी। हाँ तो है, वो 13वें अभिलेख में है, 13वें शिलालेख में है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। हाँ, निम्नलिखित में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बोध सत्य एवं अशोक का नाम मिला है? तो रूमनदेही में। निम्नलिखित में से किस लघु छोटे से शिलालेख में अशोक का बोध सत्य और अशोक का नाम मिला है? तो वो है रूमनदेही। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में प्राप्त हुआ है? तो 2 भाषाओं में शिलालेख प्राप्त हुआ है, ग्रीक और अरमेक में। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि 2 भाषाएं वो कौन सी हैं? तो वो ग्रीक और अरमेक हैं, आप याद रखना इन्हें। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने ही करवाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? 7 भागों में। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? 7 भागों में। ऑप्शन ए। किस मौर्य शासक ने अहिंसा का प्रतिपादन किया था? तो वो हमारे बाद में अशोक हो गए थे। जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद में अशोक ने अहिंसा का प्रतिपादन किया था, याद रखना है ये, कलिंग के युद्ध के बाद में। इससे पहले तो ये हिंसात्मक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए असत्य है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। और सत्य, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, अशोक ने अहिंसा का प्रचार प्रसार किया। ये 2 जो सही है वो याद रख लेना। मौर्य काल में विशेष किसे कहा जाता है? मौर्य काल में विशेष किसे कहा जाता है? इन सभी को कहा जाता है। देखिए, राजा, मंत्री, सेनापति सभी जो हैं विशेष थे। मौर्य काल में विशेष किसे कहा जाता है? सभी राजा, मंत्री, सेनापति। प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र सूंग के समकालीन थे। प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? ऑप्शन डी पुष्यमित्र सूंग के। सूंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र सूंग थे। सूंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सूंग थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय मिलता है? भूमिदान का उल्लेख जो है वो सातवाहन के, कि इसमें जो है भूमिदान की जाती थी, इसका उल्लेख जो है सातवाहन वंश था उसके लिए है। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? वो थे सातवाहनों ने ही चलाए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, सातवाहनों ने। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलवाए? तो सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? कुषाण वंश। ऑप्शन डी हो जाएगा। किस राजा के शासनकाल में ईसा धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। ऑप्शन ए हो जाएगा। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये तो सबको पता होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन सी।
किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये भी यही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भारत और श्रीलंका में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भारत और श्रीलंका में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? वो है हमारे समुद्रगुप्त से। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आई? चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो वो है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। किस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किसानों को ऋण मुक्त करने का उपलक्ष्य चांदी के सिक्के जारी किए थे? किस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किसानों को ऋण मुक्त के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो उपरोक्त सभी देखिए, शकों पर पराजित करने, हुणों का पराजित करना, शकों को पराजित करने, हुणों को पराजित करने, गुप्त साम्राज्य का विस्तार करने, उपरोक्त सभी हो जाएगा। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? नवरत्न किस शासक के थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त सभी सत्य हैं, याद कर लेना। गुप्तकाल भारत का स्वर्ण युग था। गुप्तकाल में कला और साहित्य का विकास हुआ। गुप्तकाल में वैज्ञानिक प्रगति हुई। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों से क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? दीनार। ऑप्शन ए हो जाएगा, दीनार कहा जाता था। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? सातवाहन काल में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, सातवाहन काल में। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? तो वो है हमारा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? गुप्त काल में चलाए गए। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? गुप्त काल में। हर्षवर्धन की राजधानी बताइए। तो वो थी कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना कल्लहण ने की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कल्लहण ने की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता है? स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता है? सभी ऑल मौर्य गुप्त हर्षवर्धन। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता है? मौर्य गुप्त हर्षवर्धन की। 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद इब्न कासिम। ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद इब्न कासिम। 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो वो है मोहम्मद इब्न कासिम के द्वारा। ऑप्शन ए। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? महमूद गजनवी ने
गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए। महमूद गजनवी के आक्रमण से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? वो था सोमनाथ पर आक्रमण। महमूद गजनवी के आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण बताइए। वो था सोमनाथ पर आक्रमण। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत का विद्वान अल्बेरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो अल्बेरूनी ने किताब उल हिंद। इस क्वेश्चन को कितने प्रकार से पूछा जा सकता है, देखिए कि अल्बेरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय, किस समय की थी? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय पर अल्बेरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की थी। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान। भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? वो थे पृथ्वीराज चौहान। शाहनामा के रचयिता कौन हैं? फिरदौसी। शाहनामा के रचयिता कौन हैं? फिरदौसी। ऑप्शन ए हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगाना यानी कि पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ऑप्शन हो जाएगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक।